Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 8th lecture of Management Accounting. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस विद प्रोडक्ट मिक्स देखा था और हमने ये देखा था कि किस तरह से सीवीपी एनालिसिस इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है कि वॉल्यूम में चेंजेस आने की वजह से प्रॉफिट किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, उसको देखा था। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी ब्रेक इवन एनालिसिस की ही। अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ हो, प्रॉफिट एंड लॉस का एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ हो और कुछ एडिशनल डिटेल दी हुई हो और विद टैक्स और डिविडेंड, टैक्स का हमें दिया हुआ हो, टैक्स स्कीम और टैक्स रेट दिया हुआ हो और डिविडेंड रेट दिया हुआ हो, और उस केस में ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन रेवेन्यू कंप्यूट करके हमने देखा था कि अगर कंपनी टैक्स और डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी। आज हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोडक्ट मिक्स की। और हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्राइस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। एक एग्जांपल दी हुई है कि मुश्क कंपनी है, वो फ्रेग्रेंसेस बनाती है और सेल करती है। 3 तरह के फ्रेग्रेंसेस में वो डील कर रही है और उनकी सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है। फिर सवाल में भी बताया है कि 20x4 में जो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू था वो 15,600 मिलियन था और सेल्स वॉल्यूम का जो रेशो था इन तीनों फ्रेग्रेंसेस का वो 2:3:5 था। फिर 20x5 के कुछ एस्टिमेट्स दे दिए कि 20x5 में एवरेज सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड इंक्रीज होगी बाय 14% और बाय 8%, यानी कि सेल्स प्राइस जो है वो 14% से इंक्रीज होगी और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 8% से इंक्रीज होगी 20x5 में। सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि नॉर्मल मार्केट ग्रोथ जो होगी वो 5% होगी पर एनम, यानी विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट, बगैर कुछ किए, सिर्फ इन्फ्लेशन और मार्केट सिचुएशंस की वजह से जो इंक्रीज आएगा, इन्फ्लेशन की वजह से जो इंक्रीज आएगा, ग्रोथ होगी, उसका रेट जो है मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो 5% है, नॉर्मल मार्केट ग्रोथ रेट। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी जो है वो एक प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट करने का सोच रही है जिसकी कॉस्ट कंपनी को 250 मिलियन पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट में, और उस कॉस्ट को इंकर करने के नतीजे में सेल्स वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड इंक्रीज होगा 15%, 12% और 10% रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए में 15% का इंक्रीज आएगा, बी में 12% का इंक्रीज आएगा, सी में 10% का इंक्रीज आएगा रिस्पेक्टिवली। आगे सवाल कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंप्यूट करो 2000x5 का और इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल कैंपेन ऑन प्रॉफिट कंप्यूट करो।
in 20x5, ठीक है, in 20x5, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो पहली रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंप्यूट करो 20x5 का। 20x5 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है 5000, 3000, 2000, सेलिंग प्राइस दी हुई है। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है सेलिंग माइनस वेरिएबल सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। हमें सेल्स दी हुई हो, हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो, हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सेल्स दी हुई हो और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो हम सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें सेल्स प्राइस दी हुई है, हमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमें सेल्स प्राइस और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को इस तरफ ले आए, कंट्रीब्यूशन को इस तरफ ले आए, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस सूरत में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी तीनों की, एट एग्जिस्टिंग कंडीशन। 10,000 सेल्स प्राइस है, कंट्रीब्यूशन 5,000 है, 10 में से 5 निकाला, 5,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ए की 8,000 सेलिंग प्राइस है, 3,000 कंट्रीब्यूशन है, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। बी की 5,000 सेलिंग प्राइस है, 2,000 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 3,000 हमारी हो जाएगी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी सी की। हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली इन तीनों की। अब इन तीनों पर ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंप्यूट करो 20x5 का, ठीक है। तो 20x5 के बारे में क्या कहा है कि 20x5 में एवरेज सेलिंग प्राइस में 14% का इंक्रीज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में 8% का इंक्रीज आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ दी हुई है, इसमें हम 14% का इंक्रीज कर लें 20x5 के लिए। ये डाटा 20x4 का दिया हुआ है। 20x5 के लिए सेलिंग प्राइस में इसमें 14% का इंक्रीज कर ले, तो 10,000 में 14% इंक्रीज करेंगे, 10 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14% का इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,400। 8,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 में 14% का इंक्रीज करेंगे, 9,120 आ जाएगा। 5,000 में हम 14% का इंक्रीज करेंगे, 5,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,700 हो जाएगा। ये हमारी 20x5 की ये हमारी 20x5 की सेलिंग प्राइस हो गई। 14% का इंक्रीज निकाल कर हमने सेलिंग प्राइस कंप्यूट कर ली। हमने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकाली 20x5 की, 20x4 की, इसमें 8% का इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास 20x5 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 5,000 में 8% का इंक्रीज करेंगे, 5 को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5,400 आ जाएगा। देन अगेन बी की भी 5,000 है, बी का भी 5,400 आ जाएगा। सी की वेरिएबल कॉस्ट 3,000 कंप्यूट की हमने, इसमें 8% का इंक्रीज करेंगे, इसको 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,240 आ जाएगा। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 20x5 का। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 20x5 का। यहाँ पर पार्ट ए का सॉल्यूशन कंप्लीट। जनाब कुछ भी नहीं था, इट वाज अ पीस ऑफ केक। सिर्फ टेक्निकली सोचना था क्या करना है, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी कह रहा है कि कंप्यूट करो इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल कैंपेन को, यानी कि प्रमोशनल कैंपेन का इम्पैक्ट देखो कंपनी के प्रॉफिट पे कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या है, कंपैरिजन के लिए हमारे पास यहाँ पर 5% का नॉर्मल ग्रोथ रेट है। अगर प्रमोशनल कैंपेन ना हो तो विदाउट डूइंग एनीथिंग 5% का नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर, नॉर्मल ग्रोथ रेट हो रहा है। तो एक केस हम नॉर्मल ग्रोथ रेट का बना लेंगे और एक केस हम बना लेंगे कि 250 की प्रमोशनल कैंपेन पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करने के बाद 15%, 12% और 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में, यानी कि एबीसी में।
एक केस हम इसका बना लेंगे और इन दोनों केसेस को कंपेयर करके हम इम्पैक्ट निकाल लेंगे प्रमोशनल कैंपेन का प्रॉफिट पर। ठीक है, तो हम पहले तो ले लेते हैं 5% ग्रोथ रेट का केस और इस पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, 20x5 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें सेल्स वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ये जो 5% ग्रोथ आ रही है ये आ रही है ओवरऑल सेल्स में, यानी कि ये इंक्लूसिव है वॉल्यूम एज वेल एज प्राइस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट मिक्स की सेल्स दी हुई है हमारे पास, यानी कि हमारे पास ओवरऑल सेल्स दी हुई है, इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बाइफर्केशन फिलहाल नहीं हुई भी। तो हमें पहले तो इस 15,600 को इनके रिस्पेक्टिव ABC में एलोकेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो मिक्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेंगे, प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस लेंगे और देन उस सेलिंग प्राइस के रेशो में इस वॉल्यूम को जो है इस सेल्स को एलोकेट कर देंगे। प्रोडक्ट मिक्स के लिए हमारे पास वॉल्यूम का रेशो है, प्रोडक्ट मिक्स के रिस्पेक्ट से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे मिक्स की, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स निकालेंगे और फिर उस मिक्स के रेशो में 15,600 को एलोकेट कर देंगे। तो हमारे पास रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स की सेल्स आ जाएगी 20x4 की। देन हम सेलिंग रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से सेल्स को डिवाइड करके उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स निकाल लेंगे और हमारे पास एक दफ़ा यूनिट्स आ गए तो उन यूनिट्स को हम उन यूनिट्स पे 5% का ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करेंगे और फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20x5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हमारे पास 20x4 के यूनिट्स आ गए। 20x5 के यूनिट्स पे जाने के लिए हमने उन पे 5% का ग्रोथ रेट अप्लाई किया तो 20x5 के यूनिट्स आ जाएंगे और 20x5 की कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। तो 20x5 के यूनिट्स को 20x5 के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करके 20x5 का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास 20x4 की टोटल सेल्स दी हुई है, लेकिन इस सेल्स में रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ABC की एलोकेशन नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले तो हमारा काम यह है कि हम किसी तरह इस 15,600 को ABC में एलोकेट करें और उस एलोकेशन की बेसिस के लिए हमारे पास मिक्स का रेशो दिया हुआ है, मिक्स का रेशो दिया हुआ है और क्योंकि ये सेल्स है तो हमारे पास एलोकेशन फैक्टर या एलोकेशन की बेसिस जो होगी वो सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और फिर उस मिक्स के रेशो में हम 15,600 को एलोकेट कर देंगे। इसको देखते हैं, देख के समझ में आएगा। हमारे पास वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स के वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है 2:3:5। तो हमने ABC के वॉल्यूम के रेशो को प्लॉट कर दिया पहले तो, देन इनकी सेलिंग प्राइस ले ली, इनकी सेलिंग प्राइस है 10,000, 8,000, 5,000 20x4 की, क्योंकि डाटा भी 20x4 का दिया हुआ है तो अभी हम बेस 20x4 पे लेते हुए चल रहे हैं। आगे जाके हम 5% का ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करके 20x5 की निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिक्स की सेलिंग प्राइस आ गई, ए की 20,000 है, 10 इंटू 2 20,000, बी की है 8 इंटू 3 24,000 और सी की है 5,000 इंटू 5 25,000। हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस है 69,000। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास और इंडिविजुअल प्रोडक्ट मिक्स के सेल्स भी आ गए हमारे पास फॉर सिंगल सेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक सेट है जिसमें 2 यूनिट ए के होते हैं, 3 यूनिट बी का होता है, 5 यूनिट सी का होता है, तो उस सेट की सेलिंग प्राइस 69,500 है। हमारे पास एक बेसिक यूनिट ऑफ मिक्स की सेलिंग प्राइस आ गई तो हम उसके रेशो में ही 15,600 को एलोकेट कर देंगे
एक बेसिक यूनिट की आ गई तो हम टोटल सेल्स को उस यूनिट के रेशियो में ही एलोकेट कर सकते हैं। वरना हमारे पास एक और तरीका भी है। हमारे पास एक यूनिट ऑफ मिक्स की सेलिंग प्राइस आ गई, हमारे पास टोटल सेल्स अवेलेबल है। टोटल सेल्स को पर यूनिट मिक्स की सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक सेट हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे, जितने सेट्स हमें 15,600 यानी कि 15.6 मिलियन का रेवेन्यू अर्न करने के लिए सेल करने हैं। तो जनाब 15,600 को 69,000 से डिवाइड करें तो जनाब हमारे पास 0.22608 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.2261 ले लेता हूँ मैं, इतने नंबर ऑफ सेट्स। और क्योंकि रुपीस इन मिलियंस है तो इतने मिलियन सेट यानी कि 0.2 मिलियन सेट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा, सेल करूंगा, तो मुझे 15.6 मिलियन का रेवेन्यू अर्न होगा। ठीक है। अब हर सेट में ए के कितने यूनिट हैं? एक सेट में ए के 2 यूनिट हैं, तो 0.22 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास ए के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। 0.226 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 0.2261 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास ए के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। ए के नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हैं मेरे पास 0.4522। ठीक है। इसी तरह बी के बी के नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्यूट करने के लिए बी के एक सेट में 3 यूनिट्स होते हैं, इतने सेट प्रोड्यूस करने हैं, तो नंबर ऑफ सेट्स को नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास बी के यूनिट्स आ जाएंगे। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बी के यूनिट्स आएंगे 0.6783, बी के यूनिट्स आ गए। इसी तरह मैं नंबर ऑफ सेट्स को सी के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूंगा इन वन सेट, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सी आ जाएंगे। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 1.1305 1.1304 आ रहा है। यहाँ पे राउंड ऑफ होके 5 हो रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से मैं इसको यही कंसिडर करता हूँ 1.1304। मेरे पास सी के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे इन वन सेट, इन टोटल। ठीक है, वन सेट नहीं है, टोटल है, वन सेट गलती से बोल दिया था मैंने। ठीक है। मुझे ए के इतनी यूनिट सेल करने हैं, बी के इतनी यूनिट सेल करने हैं, सी के इतनी यूनिट सेल करने हैं, तो मुझे 15,600 का रेवेन्यू होगा। और इन यूनिट्स को इनके रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिस्पेक्टिव सेल्स अमाउंट आ जाएगी इन तीनों प्रोडक्ट्स की। 0.4522 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी ए की। 0.6783 को मैं 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी बी की। 1.1304 को मैं 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी प्रोडक्ट सी की। यहाँ तक मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ गई। मेरे पास एग्जिस्टिंग कंडीशन में यानी कि 20x4 में मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के। अब मैं इन नंबर ऑफ यूनिट्स पे 5% का इंक्रीजिंग फैक्टर लगाऊंगा तो मेरे पास 20x5 की नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। 20x5 के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। 0.4522 को मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0.4748 आ जाएगा। 20x5 के यूनिट्स आ जाएंगे। 0.6783 को मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0.7122 नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे बी के फॉर 20x5। 1.1304 को मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1.1870 आ जाएगा। सी के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे 20x5 के लिए। मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, रिवाइज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं ऑलरेडी
रिक्वायरमेंट ए में कंप्यूट कर चुका हूँ। रिक्वायरमेंट ए से मैं इनका रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स का 20x5 के लिए। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन में फॉर ग्रोथ फैक्टर ऑफ 5% मैंने कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लिया। ये सवाल टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सिंपली अगर आप एनालिटिकली थिंकिंग करें, एनालिटिकली सोचें चीज़ों को, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे पास 5% ग्रोथ फैक्टर के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अगर 5% ग्रोथ हो रही है तो उस सूरत में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? उस सूरत में कंट्रीब्यूशन होगा 8.4 मिलियन का। अब मैं प्रोमोशनल कैंपेन का केस को एनालाइज कर लेता हूँ। प्रोमोशनल कैंपेन अगर मैं करता हूँ तो उस केस में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अच्छा जी, सेलिंग यूनिट्स में ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट ए में, सॉरी 5% ग्रोथ वाले फैक्टर में। तो मैं दोबारा से ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बल्कि ये सेम सेलिंग यूनिट्स उठा के मैं सेकेंड पार्ट की कंप्यूटेशन के लिए ले आऊँगा। जो मैंने 5% नॉर्मल ग्रोथ की कंप्यूटेशन के लिए सेलिंग यूनिट निकाले थे, वो सेलिंग यूनिट्स उठा के मैं यहाँ ले आया। देन अच्छा, ये 5% ग्रोथ अप्लाई करने से पहले के हैं, ये 20x4 के हैं। अब तो मैं 5% नहीं अप्लाई करूँगा ना, मैं कैंपेन वाला केस स्टडी कर रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट, पिछली रिक्वायरमेंट में जो 20x4 के मैंने यूनिट्स कंप्यूट किए थे, वो यूनिट्स यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अच्छा, पहले केस में 5% नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर अप्लाई किया था। अब मुझे प्रोमोशनल कैंपेन के केस में जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो अप्लाई करना है। प्रोमोशनल कैंपेन के केस में वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो रहा है? प्रोमोशनल कैंपेन के केस में 15%, 12% और 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी का। तो मैं वो वॉल्यूम फैक्टर यहाँ पे ले लूँगा, इंक्रीजिंग फैक्टर। 15% ए इंक्रीज हो रहा है, 12% बी इंक्रीज होगा और 10% सी इंक्रीज होगा प्रोमोशनल कैंपेन के केस में। देन इस पे 15% का इंक्रीज अप्लाई करके मैं रिवाइज यूनिट निकाल लूँगा, यानी कि इसको मैं 1.15 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 0.4522 को 1.15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0.5200 आ जाएगा ए का। 0.6783 को 1.12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0.7597 आ जाएगा। 1.1304 को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1.2435 आ जाएगा। रिवाइज्ड यूनिट्स आ जाएंगे मेरे पास 20x5 के लिए, रिवाइज्ड यूनिट्स आ जाएंगे मेरे पास 20x5 के लिए। अब जो मैंने रिक्वायरमेंट ए में कंट्रीब्यूशन कंप्यूट की थी, कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पे मैं ले आऊँगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और रिवाइज यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करके मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लूँगा प्रोडक्ट वाइज और टोटल। अच्छा जी, इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैं फिर फर्दर लेस करूँगा जो मैंने प्रमोशनल कैंपेन के एक्सपेंसेस इंकर किए। उसको लेस करने के बाद मेरे पास नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8.755 मिलियन का, अगर मैं प्रमोशनल कैंपेन करता हूँ तो। ठीक है, आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला हूँ और क्लियर हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन में। इवन देन अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछ लीजिएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं और थोड़े टेक्निकल हैं। आई होप आप लोगों को आसान लग रहे होंगे, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आई होप आसान लग रहे होंगे। अगर कुछ मुश्किल है, कोई आपको लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। और सिंपली ये वो केसेस हैं जो थोड़े से ट्विस्टेड हैं। इनमें नॉर्मल सिंपली डाटा पुट करके चीज़ें नहीं आ रही होती, बल्कि आप एक फॉर्मेट में डालें, उसको थोड़ा सा एनालिटिकली थिंक करके आपने उस फॉर्मेट में डालना होता है। कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपली आपको टेक्निकली सवाल को इवेलुएट करना होता है कि किस तरह क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ फिट हो रही है। सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है, बिलीव मी।
सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। अगर आप राइट डायरेक्शन में थिंकिंग कर रहे हैं, आप राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। आपने सिर्फ डाटा को प्रोसेस करके रिस्पेक्टिव प्लेस में प्लेस करना है। सिंपली आपने ये करना है, सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। ठीक है, आपने दोनों केसेस में कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लिए। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे कि जी प्रमोशनल कैंपेन के केस में आपका नेट कंट्रीब्यूशन इतना था, 5% ग्रोथ फैक्टर वाले केस में आपका नेट कंट्रीब्यूशन 8418 था। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 337 यानी कि 0.337 मिलियन। आपने ये कंक्लूड किया कि आप अगर प्रमोशनल कैंपेन की तरफ जाते हैं और 250 मिलियन का आप एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से 0.337 मिलियन का ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था। डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्टेड था, और अब तक जितने भी सवाल किए हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस आप ले लें, तो वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़े से डिफ़िकल्ट सवाल थे, लेकिन अच्छे सवाल थे। ये ऐसे सवाल हैं कि अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, तो नॉर्मल क्वेश्चंस करना आपके लिए पीनट्स होंगे, आपके लिए बहुत आसान होंगे। और एग्ज़ामिनेशन में, पिफ़्फ़ा के एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड सवाल नहीं आते। पिफ़्फ़ा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम के लेवल से भी ऊपर की चीज़ है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑल्दो टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं पास्ट पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि रीज़नेबल टाइम, एग्ज़ाम से पहले रीज़नेबल टाइम पहले मैं आपको वो एग्ज़ाम पास्ट पेपर के एनालिसिस भी दे पाऊँ, ताकि आपके पास रीज़नेबल टाइम हो उसको इफ़ेक्टिवली देखने का। ऑल्दो टाइम ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है, और एग्ज़ाम डेट्स भी अभी तक क्लियर नहीं है। हालाँकि फर्स्ट मंडे जो है वो 3 मई को है आई थिंक, और अभी तक कोई डेट शीट अनाउंस नहीं हुई है, किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं है हुई है पिफ़्फ़ा की तरफ से। तो बहरहाल आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें, और आई होप कि अगर आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है, कोविड की वजह से, कोविड के जो हालात चल रहे हैं, सिचुएशंस काफ़ी मर्की हुई हुई है, वेग सिचुएशन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या होगा। तो बहरहाल आप तैयारी अपनी 3 मई के हिसाब से ही रखें, और 3 मई को ही टारगेट बनाते हुए चलें, और अगर आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है, तो वो बोनस होगा आपके लिए भी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज़ करके आपको जो है फर्दर प्रैक्टिस करवा सकूँ। ऑल्दो मेरे एंड पे भी कुछ डिले आ रहा है, जो कि मैं एडमिट करता हूँ, कुछ पर्सनल मसरूफ़ियात हैं, और कुछ रूटीन ऐसा है कि थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ होने में प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक अच्छी ग्रिप दे पाऊँ। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन चार्ट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, डिसीज़न मेकिंग में ब्रेक इवन तो हम शुरू से बचपन से पढ़ रहे हैं अब तक। एक कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी होता है इसमें। हाँ, इसको देखते हैं। ब्रेक इवन चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होती है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट्स, यानी कि जितने लेवल ऑफ आउटपुट हैं, उन तमाम लेवल्स ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करते हुए हम जाते हैं, और एक लीनियर लाइन बन जाती है हमारे पास। एक लाइन कॉस्ट की बन जाती है, और एक लाइन हमारे पास रेवेन्यू की बन जाती है। ठीक है, बियर माय राइटिंग।
टच पैड पे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, प्रिसिशन इतनी नहीं है। बहरहाल आई होप आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से कोई चार्ट बनता है और कोई पॉइंट एक ऐसा होता है जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट हो जाते हैं। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर बन जाए। हमारी फिक्स कॉस्ट, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट तो ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम रहती है। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, अगर हम फिक्स कॉस्ट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इस तरह से बढ़ रहा है और इस तरह से रेवेन्यू और कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, इस तरह से बढ़ रहा है, तो फिक्स कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम रहती है। तो तमाम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहता है, लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ता है, और वो कांस्टेंट रेशियो होता है प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जो कांस्टेंट रेशियो में बढ़ रही हो या जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को जब हम प्लॉट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने फिक्स कॉस्ट को प्लॉट किया, ये वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट किया। और जब हम टोटल कॉस्ट को प्लॉट करने जाएंगे तो जितना गैप इसमें है उतना ही गैप यहाँ होगा, और टोटल कॉस्ट पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट रहेगी। हर लेवल पे ये जो गैप है ये कांस्टेंट रहेगा, और ये गैप हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू है। रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी या विद रिस्पेक्ट टू सेल्स बढ़ता रहता है। तो हम रेवेन्यू को प्लॉट कर लेंगे। रेवेन्यू को प्लॉट कर लेंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके बिलो जो रीजन है, उस रीजन में कोई भी कंपनी जो है वो लॉस इंकर कर रही होती है। ये जो रीजन है ये लॉस है, और इसके बाद जो रीजन है ये, इसमें कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। ठीक है, अगर हमारा बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कहीं यहाँ पर हो, इस लेवल पे हो, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये है, तो ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी का गैप है, ये जो गैप है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यानी इस रीजन में रहते हुए कंपनी अपनी सेल्स रिड्यूस कर सकती है विदाउट इंकरिंग एनी काइंड ऑफ लॉस। यानी अगर कंपनी इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन से इस लेवल ऑफ सेल्स से इस लेवल ऑफ सेल्स तक आती है, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी सेल्स को रिड्यूस करने पर कंपनी के रेवेन्यू तो कम होंगे, लेकिन कंपनी किसी किस्म का लॉस इंकर नहीं करेगी। इसलिए ये सेफ्टी जोन है इसका, और कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इस रीजन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ कही गई है कि ब्रेक इवन चार्ट जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल होता है। एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जिस पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर जाए, एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स इंटरसेक्ट कर जाए, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी, द लेवल ऑफ आउटपुट अबव ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है,
यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला रीजन। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी जो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी से ऊपर है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी से ऊपर है, वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। और एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी जो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। वो लॉस रीजन होता है हमारा। बिलो ब्रेक इवन पॉइंट लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हमारी बजटेड सेल एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड बजट सेल जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है, ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा है, तो जो ब्रेक इवन सेल्स में और बजटेड सेल्स में गैप है, वो गैप हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। वो गैप हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी गैप डिफरेंस है बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। यानी वही बात, जो गैप है बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल में, जो गैप है वो गैप हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और ये ज़्यादातर जो है एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स वॉल्यूम। उस सूरत में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पर हमने कंप्यूट किया वो डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स आ जाएगा। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बजटेड सेल्स से डिवाइड करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स, और इसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ब्रेक इवन चार्ट को भी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी। जरा हमारे पास डाटा दिया हुआ है, डाटा में सेल्स यूनिट दिए हुए हैं। एक प्रोडक्ट के 3 साल का एस्टिमेट दिया हुआ है। पहले साल में 12,000 यूनिट सेल होंगे, दूसरे साल में 15,000, तीसरे साल में 18,000। पहले साल में कंपनी 30,000 का लॉस इंकर करेगी, दूसरे साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल में 3,30,000 का प्रॉफिट। सवाल कह रहा है, फिर सवाल ने कहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 150 पर यूनिट। ब्रेक इवन चार्ट बनाओ अब इंफॉर्मेशन से और ग्राफिकली ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई करो। और अगर हमारी बजटेड सेल्स 15,000 यूनिट्स हैं तो उस सूरत में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा वो कंप्यूट करो। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो आ जाते हैं ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन चार्ट पे। अच्छा जी, ब्रेक इवन चार्ट के लिए हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट निकालनी है। ब्रेक इवन क्या होती है? ब्रेक इवन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को ग्राफ पे प्रेजेंट करता है, ग्राफ पे प्लॉट करता है। और इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखता है कि कहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट हो रही है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो क्या हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पर? नहीं। क्या टोटल रेवेन्यू अवेलेबल है? टोटल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं। हमें सेलिंग यूनिट दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, तो सेलिंग यूनिट्स को हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेल्स अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। सेलिंग यूनिट्स को हम, हर यूनिट को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर यूनिट को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 की सेलिंग प्राइस से। तो हमारे पास सेल्स अमाउंट आ जाएगी जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है। सेल अमाउंट हमने निकाल ली, टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। क्या टोटल कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है? नहीं, टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है।
टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। टोटल कॉस्ट को ही तो हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे निकाले? हमारे पास सेल्स वॉल्यूम, सेल्स अमाउंट आ गई। हमें ये पता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है रिस्पेक्टिव ईयर्स का। तो सेल्स अमाउंट में से अगर हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल सेल्स हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, टोटल सेल्स हमने निकाल ली यहाँ पर, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, जिस केस में लॉस होगा, लॉस ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट लेस हो जाएगा, लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर यही किया हुआ है। यहाँ पर हमने प्रॉफिट यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया। टोटल सेल्स में से टोटल सेल्स में लॉस को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई तीनों ईयर की। अच्छा जी, अब हम इसको बाइफरकेट कैसे करें टोटल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में। हमने बजटिंग में पढ़ा था हाई लो मेथड। ठीक है, हमारे पास अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ हो और हमें बाइफरकेशन करनी हो तो छूटते ही हमारा ध्यान जाना चाहिए हाई लो मेथड पे। ठीक है, चाहे सवाल में मेंशन किया हो ना किया हो। ठीक है, हमने बजटिंग में हाई लो मेथड पढ़ा था। हाई लो मेथड देखते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या है। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 12,000 यूनिट्स हमारे पास लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 18,000 यूनिट्स हमारे पास हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इन पे ये है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, हमारे पास दो तरीके हैं। हम यूनिट्स रखें यहाँ पर, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के यूनिट्स रखें और इनकी टोटल कॉस्ट रखें और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर लें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हमने डिसीजन मेकिंग में ही पढ़ा है कि अगर सेल्स को पीवी रेशो से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है। इसी तरह चेंज इन सेल्स को अगर हम चेंज इन प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीवी रेशो आ जाएगा। और अगर हमारे पास पीवी रेशो आ जाए तो हम वेरिएबल कॉस्ट, इसके अपोजिट को लेके वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास पीवी रेशो मौजूद हो तो हम 1 में से पीवी रेशो माइनस कर दे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाता है। वही, यानी कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू वेरिएबल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमारे पास पीवी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हमारे पास पीवी रेशो भी कहलाता है अगर हम रेशो में बात करें। तो पीवी हमारे पास होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आए और सेल्स में से पीवी को माइनस कर दे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप करें तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर ये सेल्स यूनिट नहीं है, ये सेल्स अमाउंट है। ये सेल्स अमाउंट है, रुपीस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्स यूनिट लें हम और हम लें टोटल कॉस्ट। सेल्स यूनिट 12,000 है। बजटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं, जो हम पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बजटिंग में। टोटल कॉस्ट है 1,830,000।
18,000 यूनिट्स हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी का, और इस पर टोटल कॉस्ट है 2370,000। हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ले लेते हैं, यूनिट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। यूनिट्स का डिफरेंस है 6000 यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस हमारे पास आएगा 2370,000 माइनस 1830,000। तो हमारे पास कॉस्ट का डिफरेंस आएगा 540,000। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 540,000 डिवाइडेड बाय 6000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी 90। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट आ जाएगी 90। अब हम 90 को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे सबकी, और फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। हम देखते हैं हमारा यही आ रहा है नहीं आ रहा। 90 को 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 1080,000। ठीक है, 90 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ रही है 1350,000। ठीक है, 90 को 18,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ रही है 1620,000। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए। ये तो है हमारा बजटिंग वाला मेथड जो हम बचपन से कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पूरे डाटा को फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे जो चीज़ मैंने की हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पर हमने किया हुआ है, हमने सेल्स अमाउंट ली हुई है, सेल्स अमाउंट टू प्रॉफिट। हमने यहाँ पर पीवी रेशियो कंप्यूट किया हुआ है। हमने हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेल्स अमाउंट ली, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेल्स अमाउंट ली, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रॉफिट का रेशियो लिया, प्रॉफिट की अमाउंट ली, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रॉफिट की अमाउंट या लॉस की अमाउंट ली। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो लेस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, लॉस होता है तो ऐड करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर सेल्स का डिफरेंस निकाल लिया। प्रॉफिट के डिफरेंस को सेल्स के डिफरेंस से डिवाइड करके हमने पीवी रेशियो निकाल लिया, जो डिस्कशन हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, हमने पीवी का रेशियो निकाल लिया। अच्छा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहलाता है, और कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमें अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ हो और हमें सेल्स दिया हुआ हो तो हम वेरिएबल निकाल सकते हैं। वेरिएबल को इधर ले आए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इधर ले आए, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 40% आया है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अगर सेल्स 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारे पास आ जाएगा 0.6 या 60%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लिया। इस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों की, तो हमारे पास तीनों की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये मेथड भी टेक्निकल है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, शॉर्टकट मेथड है ये भी आसान है, ये भी आसान है। आपकी ऑप्शन पे है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये मेथड आई थिंक आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये है इंटरेस्टिंग। ये हम बचपन से कर रहे हैं, ये बहुत इजी मेथड है, ये आप यही अप्लाई कर लें। आप चेंज इन यूनिट्स और चेंज इन टोटल कॉस्ट निकाल के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, और देन उसकी बेस पे आप वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट कर दें। जो डिफरेंस होगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट का ही होगा। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट का होगा।
अब आप इस फिक्स कॉस्ट, इस वेरिएबल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट और इस रेवेन्यू को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो आपके पास ब्रेक इवन चार्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपके पास 750,000 थी। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आप देखें, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रह रहा है, एक लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 90 आई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है और एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप देखें, 12,000 पे ये थी, 18,000 पे ये हो गई और 12,000 15,000 पे ये हो गई और 18,000 पे ये हो गई। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का चार्ट बन गया। उसके बाद आप टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट एक लाइन बन रही होगी, पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट एक लाइन बन रही होगी और इसके दरमियान जो गैप होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगा। इसके दरमियान जो गैप होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद आप टोटल रेवेन्यू प्लॉट कर देंगे। टोटल रेवेन्यू आपका जो भी है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी वो प्लॉट कर देंगे आप। और एक ऐसा पॉइंट होगा, ये बहुत क्लोज है, यहाँ पर कहीं पर है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है। ग्राफिकली इसको देखना, रीड करना काफ़ी मुश्किल है। यूनिट्स तकरीबन 12,000 के बाद आ रहे हैं, कहीं पर यहाँ पर कहीं पे आ रहे हैं और सेल्स अमाउंट यहाँ पर कहीं पे आ रही है, यानी कि 20 से पहले पहले है, 18 और 20 के दरमियान है। ठीक है। क्योंकि ग्राफिकली हमने यहाँ पे स्केलिंग इतनी नहीं की हुई तो हम इसको ग्राफिकली रीड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ब्रेक इवन फार्मूला से ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन फार्मूला क्या है, हमने पीवी रेशियो कंप्यूट कर लिया है, फिक्स कॉस्ट हमने बाइफरकेट कर ली है। फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दें, क्योंकि टारगेट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होता है। ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट अगर जीरो हो जाए तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होगा। इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल कह रहा है कि अगर हम 15,000 यूनिट सेल्स करें, अगर हमारी एक्सपेक्टेड सेल 15,000 यूनिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। हमने ब्रेक इवन पे सेल्स निकाल ली, ग्राफ पे प्लॉट भी कर लिया और फॉर्मूले से कंप्यूट कर लिया। ब्रेक इवन पे सेल्स निकाल ली हमने। अगर 15,000 यूनिट सेल कर रहे हैं और 150 जो है हमारी सेलिंग प्राइस है, तो हमारी टोटल सेल 15,000 यूनिट ऑफ सेल्स पर इतनी होगी, टोटल अमाउंट इतनी होगी। ब्रेक इवन पे हमारी अमाउंट है 18,75,000। 22,50,000 हमारी 15,000 लेवल ऑफ सेल्स पर है, ब्रेक इवन पे ये है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 3,75,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बराबर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स हमारे पास ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास ये है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.67% ऑफ बजटेड सेल। 16.67% ऑफ बजटेड सेल्स। ठीक है जी। आज भी हमने थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल किए हैं, थोड़े से हैवी हैं ये, दैट्स वाई आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ मजीद कॉम्प्लेक्स सवालों के साथ आएंगे और टाइप्स ऑफ डिसीजन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ थोड़ा सा और सीवीपी एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ब्रेक इवन और सीवीपी एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।